नमस्कार। RUSI गवर्नमेंट कॉलेज बालेश्वर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण BA पार्ट 3 का एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत आता है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें अच्छे से तरीके से नोट्स के रूप में देख पाएंगे। और आप आ जाइए, नोट्स भी ले लीजिए अपने साथ में और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, तो वो टॉपिक भी आपको नोट डाउन करने हैं। 1 सेकेंड वेट। ओजोन क्षरण कारण एवं प्रभाव। ओजोन क्षरण के कारण क्या है, ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। हम चलते हैं, सारी चीजें ओजोन के बारे में देखें। हो सकता है हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए। तो ओजोन एक हल्के नीले रंग की, आपको इसका कलर ध्यान में रखना है। ओजोन एक हल्के नीले रंग की तीखी गंध वाली गैस होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो ऊपरी वायुमंडल में पाए जाने वाले अनेक प्राकृतिक गैसों में से एक है। ऊपरी वायुमंडल मतलब क्षोभ सीमा के पास, क्षोभ सीमा के पास पाई जाने वाली एक तीखी गैस है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक शोनबाइन ने 1839 में ओजोन गैस की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजोन गैस की तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द में ओजीन पड़ा, जिसका अर्थ होता है सूंघना। ओजोन गैस ऊपरी वायुमंडल मतलब समताप मंडल में क्षोभ सीमा के ऊपर, समताप मंडल में पृथ्वी से 15 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन गैस पृथ्वी के किस परत पे पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस परत पे? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर? 15 से 60 किलोमीटर। इसका जो अधिक घनत्व होता है वो 15 से 25 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन निचले वायुमंडल मतलब सौर मंडल में अल्प मात्रा में भी पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल में एक रक्षा कवच का कार्य करती है, जबकि निचले वायुमंडल में ओजोन प्रदूषक या हानिकारक गैस है। ओजोन हमारे लिए दो तरह का कार्य करती है। जब ओजोन समताप मंडल में है तो हमारे लिए वो पराबैंगनी किरणों को रोककर लाभदायक है, और जब ओजोन हमारे यहाँ वायुमंडल में है तो वो हमारे लिए प्रदूषक और हानिकारक गैस के रूप में कार्य करती है। तो ओजोन की कहाँ वो पाई जाती है उसके आधार पर हमारे लिए वो नुकसानदायक और लाभदायक होती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा का कवच का कार्य करती है। ओजोन छिद्रों या स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी मात्रा कम होने से धीरे धीरे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने लग गई है, और पराबैंगनी विकिरण की अधिक मात्रा मानव के लिए, जंतु जगत के लिए, पूरे वनस्पति के लिए और पूरे पृथ्वी के लिए हानिकारक है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मानवीय प्राकृतिक कारणों से लगातार बदलती रहती है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण है ओजोन के कम होने के। ये मौसम, वायु के प्रवाह, वायु पेटियां और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। करोड़ों वर्षों से हम देख रहे हैं प्रकृति ने इसका एक स्थायी संतुलन स्थापित कर लिया है, लेकिन आज मतलब कुछ पिछले कुछ 100 सालों से मानवीय क्रियाकलापों से ओजोन परत को हमने क्षति पहुंचाई है। वायुमंडल की इस ऊपरी सतह में इसकी मात्रा हम कम कर रहे हैं, और वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा कम होना ओजोन क्षरण या ओजोन विहीनता कहलाता है। मतलब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से ओजोन गैस की मात्रा समताप मंडल में कम होना ही क्या है? ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का क्षरण। तो ये परिभाषा भी नॉर्मली आपको ध्यान में रखनी है। जिन रसायनों के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण के पदार्थ या ओजोन क्षरण तत्व कहलाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से इनके नाम को तो रटना ही है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, कौन सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन क्षरण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC गैस कहते हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म गैस, मिथाइल ब्रोमाइड गैस आदि है, आगे और भी आएगी। ओजोन परत में रिक्तियों या छिद्रों का निर्माण, या हम कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट विकिरणों को आसानी से वायुमंडल में आने का मार्ग प्रदान कर देते हैं। मतलब ओजोन ओजोन परत में छिद्र पूर्ण रूप से छिद्र नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ओजोन गैस की कम होने से ओजोन की जो घनत्व होता है वो घनत्व कम होता जाता है। उसकी वजह से जो ओजोन गैस है अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित नहीं कर पाती है और वो वायुमंडल या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर आ जाती है, और उसका हमारे मानव शरीर पर भी बहुत सारा उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पैराबैंगनी विकिरणों से कैंसर भी होता है, हम इसके प्रभावों में आगे हम देखेंगे। पैराबैंगनी विकिरणों को पैराबैंगनी विकिरणों को रोकने के साथ साथ ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई पर वायु की गर्म परतें बनाती है। ये परतें वायुमंडल की गैसों को भीतरी परत से बाहरी परत में जाने से रोकती है। मतलब ये संक्रमण का कार्य भी करती है वायुमंडलीय परतों के बीच में। ये उष्मा छतरी वायुमंडल की भीतरी परत का औसत तापमान निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उष्मा छतरी का कार्य भी करती है। इस प्रकार पृथ्वी की वर्तमान जलवायु का पता लगाने में भी ओजोन गैस सहायक है। बाहरी परत मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी दोनों ही जलवायु परिवर्तन में सहायक है। धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा है, इसके प्रभाव हम आगे देखेंगे। अब देखो, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के एक कॉलम के रूप में ओजोन की कुल मात्रा टोटल कॉलम कहलाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल कॉलम ओजोन को डॉप्सन यूनिट में डीयू में अंकित किया जाता है। ये आपके कोई भी ज्योग्राफी का अगर पेपर है तो उसमें पूछा जा सकता है कि ओजोन को किस यूनिट में अंकित किया जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, तो वो है डीयू, डॉप्सन यूनिट। ये आपको ध्यान में रखना है, जो समुद्र की सतह पर सामान्य दाब तथा ताप पर शुद्ध ओजोन की तुल्य परत के समान होता है। मतलब डॉप्सन यूनिट को जब मापते हैं तो समुद्र की सतह पर सामान्य दाब दाब नॉर्मल प्रेशर और उस पर टेम्परेचर के शुद्ध ओजोन की तुल्य परत के समान के रूप में उसको मापता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 100 डॉप्सन यूनिट 100 डीयू समुद्र तल पर सामान्य ताप और दाब के 1 मिलीमीटर शुद्ध ओजोन के बराबर होता है। अगर 100 डीयू है तो वहाँ 1 मिमी शुद्ध ओजोन होगा। वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा भौगोलिक तथा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ये भूमध्य रेखा पर लगभग 260 डीयू से कुछ कम होती है। 260, देखो भूमध्य रेखा पर ओजोन की मात्रा कम होती है, जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है, क्योंकि ध्रुवीय ऊंचाइयों पर लगभग 400 डीयू 400 हम कह सकते हैं डॉप्सन यूनिट की मात्रा होती है। तो ये पॉइंट सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, आपको मात्रा ध्यान में नहीं रखनी है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा पर ओजोन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर या जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो ओजोन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक ओजोन की मात्रा होती है। इसका कारण देखिए, भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है सौर सीमा की या समताप मंडल की, वो अधिक होती है। सौर सीमा की हम ऊंचाई देखें तो भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 20 किलोमीटर के ऊपर होती है, और जबकि हम ध्रुवों पर देखें तो ये 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक होता है, प्लस ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए भी उसका ओजोन का सांद्रण होकर उसका घनत्व अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और ये वायुमंडलीय जो गतिविधियां होती है वो भी अधिक होती है। इसके कारण से इसकी सांद्रता कम हो जाती है, इसका घनत्व भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। फिर है अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है, इनका तरंगदैर्ध्य क्या है, आरएस में अभी आया था, तो आरएस के लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य विभिन्न तरंगदैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरित का मतलब अर्थात छोड़ता है। सूर्य के स्पेक्ट्रम का एक अंश या दृश्य ये प्रकाश है। सूर्य के स्पेक्ट्रम का एक अंश भाग है पैराबैंगनी किरणें, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य का होता है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर। इसका रंग क्या होता है, बैंगनी लाल, और जो
पराबैंगनी किरणों का रंग क्या होता है? बैंगनी से लाल के बीच में होता है। इसके दोनों तरफ तरंगदैर्ध्यों की पराबैंगनी विकिरणें होती है। कम वेवलेंथ की किरणें ज्यादा नुकसानदायक होती है। देखो 400 से 700 नैनोमीटर कम तरंगदैर्ध्य है, कम वेवलेंथ है, इसके कारण से ये अधिक नुकसानदायक होती है। घट घटते वेवलेंथ मतलब घटते तरंगदैर्ध्य पर रेडिएशन की गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट तरंगे, प्रकाश, इंफ्रारेड तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे आदि के रूप में भी इनको हम बांटते हैं। वो ज्योग्राफी इसका साइंस का क्वेश्चन है, अभी हम नहीं देखेंगे। अब पराबैंगनी विकिरणें अदृश्य होती है। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरणों को तरंगदैर्ध्य के अनुसार 3 वर्गों में हम बांटते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो इसके प्रभाव के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। तीनों का विभाजन भी महत्वपूर्ण है। तो अल्ट्रावायलेट ए किरणें, इसका नैनोमीटर आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसका प्रभाव ध्यान में रखना है। अल्ट्रावायलेट ए किरणों का तरंगदैर्ध्य होता है 320 से 400 नैनोमीटर। ये अपेक्षाकृत हानि रहित है, जो ओजोन क्षरण से प्रभावित नहीं होती है। मतलब अल्ट्रावायलेट ए किरणें ये हानि रहित होती है, ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, और ओजोन क्षरण से भी इसको नुकसान बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर चलते हैं अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी होती है, ये किरणें ही मनुष्य, जंतुओं और वनस्पतियों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। इसका नैनोमीटर या तरंगदैर्ध्य होता है 280 से 320 नैनोमीटर। ये किरणें मनुष्य को सर्वाधिक, वनस्पतियों को हानि पहुंचाती है। तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट किरणें सी। इनका तरंगदैर्ध्य होता है 200 से 280। देखो बी में क्या था, 280 से 320। ऊपर वाला अल्ट्रावायलेट ए क्या था, 320 से 400। देखो जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य घट रहा है वैसे वैसे नुकसान पहुंचाने की, प्रभाव डालने की क्षमता भी बढ़ रही है। 320 से 400 नैनोमीटर है तरंगदैर्ध्य। अल्ट्रावायलेट ए किरणें नुकसानदायक नहीं है। अल्ट्रावायलेट बी किरणें जिसका तरंगदैर्ध्य 280 से 320 है, थोड़ी नुकसानदायक या मनुष्य के लिए, जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। जबकि अल्ट्रावायलेट सी, इसका तरंगदैर्ध्य 200 से 280, मतलब सबसे कम तरंगदैर्ध्य, और ये प्राण घातक होती है। क्या होती है? प्राण घातक। लेकिन पृथ्वी पर बहुत कम पहुंचती है, वायुमंडल में ही ऑक्सीजन या ओजोन अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अगर सोचो, अगर ओजोन परत सारी समाप्त हो जाए और अल्ट्रावायलेट सी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाए तो ये पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये प्राण घातक होती है। और इसको वायुमंडल में ही ऑक्सीजन और ओजोन के अणु इसको अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए हम तक ये पहुंचती नहीं है। 1 नैनोमीटर में छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर में मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मिलीमीटर भी कितना छोटा होता है। उस मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग 1 नैनोमीटर होता है। मिलीमीटर कितना होता है? हम मीटर सबको पता है कितना होता है। मीटर में भी मिलीमीटर, और मिलीमीटर का भी 10 लाखवां भाग 1 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब कितनी शून्य या कितनी सूक्ष्म किरणें होती है। इसीलिए हमारी ये हमारे त्वचा के अंदर से प्रवेश कर जाती है और नुकसानदायक होती है। अल्ट्रावायलेट बी किरणें सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक अंश है, लेकिन विकिरण की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हानिकारक हो सकती है। अगर औसत स्तर में आ रही है तो, मीडियम लेवल पे आ रही है तो वो नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन उसकी मात्रा अधिक होती है वो हानिकारक हो जाती है। अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी ज्यादा ऊर्जाशील व क्रियाशील होती है, इसलिए नुकसानदायक होती है। ये पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और अल्ट्रावायलेट ए ऑक्सीजन और ओजोन द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही अवशोषित कर ली जाती है। अब प्रश्न आता है कि जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो इस समस्या का हमें पता कैसे चला? इस समस्या का हमें नॉलेज कैसे हुआ कि वास्तव में कि 100 सीमा पर ऊंचाई पर ओजोन का क्षरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसका समस्या का समाधान देखते हैं। अंटार्कटिका में कार्यरत कुछ ब्रिटेनी लोग थे, या हम कह सकते हैं अंटार्कटिका में 1980 के आसपास वहाँ के वैज्ञानिक वहाँ अपना अध्ययन कर रहे थे। तो अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन पर अध्ययन करने के दौरान उनको पता चला कि बसंत ऋतु में, बसंत मतलब सितंबर और अक्टूबर, बसंत ऋतु सितंबर अक्टूबर होती है दक्षिण ध्रुव में, या हम कह सकते हैं अंटार्कटिका में। तो बसंत में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में काफी रिक्तता पाई जाती है। तो ये ऋतु का भी ध्यान रखना है कि कौन से ऋतु में अंटार्कटिका में सर्वाधिक ओजोन नुकसान पहुंचाती है। कौन से एक सेकेंड, अंटार्कटिका में सितंबर अक्टूबर में, बसंत में ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ये देखा गया है कि प्रत्येक दक्षिणी
वसंत में अंटार्कटिका के 15 से 24 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में 50 से 95% ओजोन नष्ट हो जाती है। कितने प्रतिशत? 50 से 95 प्रतिशत ओजोन नष्ट हो जाती है। इससे ओजोन परत में कुछ रिक्त स्थान बन जाते हैं जिन्हें अंटार्कटिक ओजोन छिद्र कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। छिद्र मतलब कि सारी सूर्य की किरणें, पैरामैग्नेटिक किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचने लग जाती है, तो उन्हें कहा क्या जाता है? अंटार्कटिक ओजोन छिद्र। अंटार्कटिका अपनी विशिष्ट जलवायु स्थितियों के कारण ओजोन छिद्रता का प्रमुख केंद्र है। आप सबको पता है कि अंटार्कटिका की विशेषताएं क्या है। ये ठंडी दक्षिणी सर्दियों में वहाँ शक्तिशाली, यहाँ पर ठंडी जो दक्षिणी सर्दियां होती है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ शक्तिशाली चक्रवात बनते हैं, जो तीखी पश्चिमी हवाएं चलती है। ये हम पढ़ेंगे जब हम ये जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, या हम वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शक्तिशाली वायुदाब पेटियों में से हवाएं निकल कर आती है इस सर्दियों में। तो उसका उनका तापमान होता है -850 डिग्री सेल्सियस। आप उन हवाओं का टेम्परेचर देखिए, -850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे में वहाँ होता क्या है कि ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फीरिक बादल बनते हैं। मतलब ध्रुवों पर समताप मंडल में इतनी कम तापमान पर स्टेट ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है, जो अपनी सतह पर अत्यंत क्रियाशील, मतलब जो क्लोरीन ऊपर जाती है उसकी सतह पर अत्यंत क्रियाशील क्लोरीन गैस को संघनित कर लेते हैं। मतलब ये जो क्लोरीन गैस है ये बहुत कम टेम्परेचर पे पर ही क्रियाशील होती है। तो ये जो बादल बनते हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, उसमें ये क्लोरीन होती है गैस, वो क्रियाशील होकर संघनित होती है और ये क्लोरीन परमाणु बन जाते हैं। उसके संघनित होने से क्लोरीन के परमाणु बनते हैं, अणु बनते हैं, जो वसंत के सूरज की पहली किरण के साथ ही मुक्त हो जाते हैं और ओजोन से क्रिया करते हैं। मतलब बसंत ऋतु में जब सूरज की किरणें आती है तो वो परमाणु क्लोरीन के मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होकर ओजोन गैस के साथ फिर क्रिया करते हैं। तो प्रत्येक वसंत में ओजोन छिद्र दिखाई देती है, लेकिन उष्णकटिबंध की ओजोन अधिकतर वायु इन छिद्रों को शीघ्र ही भर देती है। इस प्रकार छिद्र की घटना अस्थायी है। मतलब होता क्या है कि सर्दियों में वहाँ ऐसी हवाएं चलती है जिसका तापमान बहुत कम होता है। उस तापमान में क्लोरीन गैस संघनित हो जाती है और क्लोरीन गैस संघनित होकर फिर उसके बाद में वसंत ऋतु में जब सूरज की किरणें आती है तो वो उस किरणों में वो क्लोरीन मुक्त हो जाता है और क्लोरीन वो मुक्त होकर ओजोन गैस से क्रिया करता है, ओजोन गैस से क्रिया करके उसका क्षरण करता है। तो बसंत ऋतु में ये घटना होती है। उस समय ओजोन पर वापस एक बड़ा छिद्र हो जाता है। लेकिन होता क्या है, वापस जैसे ही थोड़ी उष्णकटिबंधीय ओजोन की हवाएं आती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, तो वापस इन छिद्रों को शीघ्र ही भर देती है। तो ये ओजोन पर अंटार्कटिका पर ओजोन का क्षरण हो रहा है या ओजोन छिद्र बन रहे हैं, वो स्थायी नहीं होकर अस्थायी होते हैं। मतलब मौसमी होते हैं, मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपका आरएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कोटेशन के रूप में कि जो अंटार्कटिका पर गैस का निर्माण हो रहा है, ओजोन छिद्र का निर्माण हो रहा है, वो स्थायी है या अस्थायी है। तो उसको हमें सही सत्य या गलत के रूप में छांटना होता है। वर्तमान में नए शोध भी हुए हैं तो उसमें बताया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में भी ओजोन छिद्र बन रहे हैं। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव है, इस पर भी ओजोन छिद्र बन रहे हैं, लेकिन आर्कटिक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन परमाणुओं के लिए कम भेद्य है। आर्कटिक क्षेत्र में क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक बादल बनते हैं जो क्लोरीन के लिए सुटेबल होते हैं, वो यहाँ पे कम होते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा पानी के रूप में हम कह सकते हैं, वहाँ कम बादल बनते हैं। इसलिए ओजोन क्षरण का प्रभाव वैसे तो पूरे विश्व पे पड़ेगा, लेकिन कुछ हिस्से दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होंगे। कहीं ज्यादा प्रभाव होगा तो कहीं कम प्रभाव होगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी थी। और फिर आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के अधिक भूखंड जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला भूखंड है और न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से जहां ओजोन परत में छिद्र है, अन्य देशों के अधिक यहाँ खतरा अधिक है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड वाले क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इसमें क्या है कि जहाँ ओजोन का छिद्र है वहां वहां इनको अधिक खतरे की संभावना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ओजोन क्षरण से खतरे की संभावना अधिक कहाँ पर है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका थोड़ा थोड़ा हम विवरण अभी देखेंगे।
बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको नाम ध्यान में रखना है। पहले हम चलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, CFC। CFC फ्लोरीन व कार्बन से बने रसायनों का निर्माण से बनी हुई गैस है। देखो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो फ्लोरीन और कार्बन इसमें गैस होती है। इसकी खोज 1928 में हुई थी, और ये ध्यान में नहीं रखना, ये ओजोन को नष्ट करने वाले ताकतवर तत्वों में से एक है, और पृथ्वी पर हमारी गतिविधियों से जन्म लेने वाली ये गैस है। CFC धीरे धीरे वायुमंडल की बाहरी परत की ओर बढ़ रही है। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ये टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणुओं को मुक्त करते हैं। मतलब CFC वायुमंडल में या ओजोन समता मंडल में जाकर पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके क्लोरीन गैस को या क्लोरीन परमाणुओं को मुक्त करती है, जो अंततः ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोन का क्षरण करते हैं। तो ये होता कैसे है? पॉलीस्टाइरीन प्याला फेंके जाने वाले वायुमंडल में खूब सारे ऐसे जो कण होते हैं, उसकी वजह से ये CFC गैस बनती है। CFC स्वयं ओजोन अणु को नहीं तोड़ती, बल्कि ये ध्यान रखना है, ये IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि CFC गैस डायरेक्ट ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है क्या? लेकिन नहीं, CFC स्वयं ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती, वरन इसके लिए क्लोरीन के वाहक के रूप में कार्य करती है। मतलब ये जाके क्लोरीन को मुक्त कर देती है, तो क्लोरीन के परमाणु जाकर ओजोन को नष्ट करते हैं। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं। CFC देख लिया, हेलोन्स गैस है। हेलोन्स में ये भी CFC के समान ही गैसें होती है, किंतु इसमें क्लोरीन के स्थान पर कौन सी मात्रा होती है? किसकी? ब्रोमीन का परमाणु बनता है, ब्रोमीन गैस का हेलोन्स गैस में। हेलोन्स हेलोजन जो गैसें होता है उनका एक वर्ग है, उसमें ब्रोमीन का परमाणु नुकसानदायक होता है। ये ओजोन परत के लिए CFC से भी अधिक खतरनाक होता है। हेलोन्स अग्निशमक तत्वों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुने अधिक अणुओं को नष्ट कर देता है। एक बार वापस बता रहा हूँ, ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुने अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब CFC या क्लोरीन से भी अधिक भयानक कौन है? ब्रोमीन का परमाणु। इसका ब्रोमीन गैस का परमाणु। फिर आगे चलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सफाई करने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। 160 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों में हम डेली अपने कारकों में इसको यूज करते हैं। ये भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। फिर आता है ओजोन क्षरण के प्रभाव। इन प्रभावों को हम एक दूसरे पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें देखेंगे। तो ओजोन क्षरण के अपने हम में सारी विशेषताएं हैं, उसके कारण प्रभाव, कारण और इसको प्रभावित करने वाले तत्व देखे, और कैसे कहाँ ये अधिक प्रभाव डाल रही है वो क्षेत्र भी हमने देखे। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।